तो उनका सेशन हमें बहुत अच्छे से सुनना है और नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना, हमें कुछ जानकारी ऐसी होती है हम बाद में एंड में भूल जाते हैं। तो अगर हम कोई पॉइंट मिस कर दें और हम एंड में ना बोल पाए, तो इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाएं, और एंड में जो भी आपकी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी फीडबैक हो तो 1 मिनट में आप अपना जरूर दें। और मैं उससे पहले ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीना मैम को इनवाइट करूंगी। वीना शारदा मैम आइए और आप अपना इंट्रोडक्शन देके सूरी सर को इनवाइट करिए। तो जोरदार ताली के साथ वेलकम। हेलो एवरीवन, सबको मेरा सुबह का नमस्कार है। मैं वीना शारदा जीरकपुर पंजाब में रहती हूँ और मेरी एजुकेशन काशी हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। मैं एमए बीएड हूँ। मैं वेस्टिज के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप सब लोगों से, सब परिवार से एक अपनी बात शेयर करना, साझा करना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले मुझे जो है सूरी मैम का फोन आया। उन्होंने मुझे वेस्टिज ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। कुछ मेरे अपने पर्सनल रीजन थे और मैं अपने परिवार में उलझी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो, तुम जूम जो है वो जूम ऐप डाउनलोड कर लो और मीटिंग सुनती रहा करो। मैंने वैसे ही किया। मैंने जूम ऐप डाउनलोड की और कभी कभी मैं जो है आपकी मीटिंग्स अटेंड करती रहती थी। मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन परिवार में उलझी हुई होने की वजह से मैं थोड़ा सोच नहीं पा रही थी। फिर अचानक एक दिन मुझे पता लगा कि सूरी भाई साहब का सेशन है और मैंने वो मीटिंग ज्वाइन की। उनका उनका जो था, उनकी जो मीटिंग थी और जो उनका टॉक था, सेशन था, उसका शीर्षक था पावर ऑफ यस। और वो इतना मोटिवेशनल था कि उसको सुनकर मैंने अपना मन बनाया कि मैं जरूर ज्वाइन करूंगी इसको। लेकिन फिर ऐसी बातों बातों में 2-4 दिन सोचते सोचते 2 दिन निकल गए। अचानक सूरी मैम का मुझे सुबह फोन आया कि वीना, मैंने रात सपने में देखा कि तूने वेस्टिज ज्वाइन कर लिया है। मैं मन तो बना ही चुकी थी। मैंने उनको कहा यस, मैं अपना आपको आधार कार्ड और आईडी और ईमेल भेजती हूँ, मुझे ज्वाइन करा दीजिए। मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे ये हुआ कि ज्वाइन तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं इसके बारे में लोगों से बातें कैसे करूंगी। उसके लिए मुझे जो है वो सप्लीमेंट्स जो है वो चाहिए थे लेने, और उसके रिजल्ट्स देखने थे। फिर उसके बाद मैंने ये सारे सप्लीमेंट्स जो है, एलार्जिन है, नोनी है, और नीम, आंवला, एलोवेरा, कंबाइटिक्स, कैल्शियम, और मेरे हस्बैंड भी, उनका भी ऑपरेशन हुआ था किडनी का। तो उनके जब दवाइयां चल रही थी, उनको बीच बीच में मैंने देना शुरू किया। प्रोस्टेट केयर, किडनी हेल्थ, और जब यू कंट्रोल का लॉन्च हुई तो यू कंट्रोल, साथ में कैल्शियम और एलार्जिन, फ्लेक्स ऑयल तो लेते ही थे, और आयरन के। ये सब चीजें लेने के बाद इसके हमें मुझे जो है मुझे और मेरे हस्बैंड को बड़े अमेजिंग रिजल्ट मिले। फिर उसके बाद मैंने लोगों से बात करना शुरू किया कि वेस्टीज कंपनी है, इसके सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जैसी जैसी जिसको प्रॉब्लम है उसी उसी हिसाब से जो है सप्लीमेंट्स इसके अंदर हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लोगों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं उसमें लगी हुई हूँ, और 2-4 लोगों को मैंने जो है वो दी भी हैं, अपनी तरफ से दी भी हैं कि आप खा के देखिए और उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलता है तो मुझे बताइए। उसमें से एक मेरी जो गेस्ट थी रितु शबरवाल, उसको फायदा लगा और उसने मुझे कहा कि दीदी आप जो है ये सप्लीमेंट्स मुझे मंगवा दीजिए। इसी दौरान मैंने एक दिन अपने घर में मीटिंग की, गेस्ट बुलाए और सूरी मैम को बुला करके मैंने मीटिंग की, और उसका मुझे रिजल्ट भी थोड़ा मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मिल जाएगा। और इसके बाद जो है मैंने लोगों से फिर बात करना खुले तौर पे शुरू कर दिया है मतलब। चलिए, उसके बाद
अब मैं आपको आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सूरी भाई साहब को इनवाइट करने से पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूरी भाई साहब के बोलने का अंदाज इतना सुंदर है कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। मुझे अक्सर उनकी मोटिवेशनल बातें सुनने को मिलती रहती हैं और मुझे उनकी जानकारी सुनने का, उनके मोटिवेशनल बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। और आज का टॉपिक भी बहुत डिफरेंट है, द पावर ऑफ फ्रेंड्स एंड फोर्स इन इन योर सक्सेस। सक्सेस में फ्रेंड्स का तो बहुत बड़ा हाथ होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें जो फोर्स होती है उनका क्या रोल होता है, ये हम उन्हीं से सुनेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज फिर हम सबको उनकी जानकारी भरी इंटरेस्टिंग बातें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सूरी भाई साहब को इनवाइट करती हूँ। कृपया आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच वीना जी। तालियों के साथ स्वागत करें, तालियां नहीं बज रही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पावर ऑफ यस और पावर नो के बाद आज हमारा सेशन है पावर ऑफ फ्रेंड्स एंड फोर्स इन योर सक्सेस। कल वीना जी का शाम को फोन आया और पूछने लगी कि भाई साहब आप क्या बोलने वाले हो, कौन सा धमाका करने वाले हो, कौन से झटके देने वाले हो। तो मैंने कहा कोई झटके नहीं है, आम तौर पे बातचीत करेंगे आपस में मिलके, सब दोस्त लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो बातचीत करेंगे। तो बातचीत से याद आता है कि आपके यहाँ एक सेशन हुआ था, एक आपके मेंटर आए थे, उन्होंने कहा था कि इंसान और बाकी प्राणियों में क्या फर्क है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जवाब दिए थे। किसी ने कहा उनके पास ब्रेन होता है, इंसान के पास ब्रेन होता है, इंसान के पास सोच होती है, इंसान अच्छे काम कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि इंसान के पास एक जुबान है, जीभ जो जुबान है वो सबसे बड़ी ताकत है जो उसे औरों से अलग बनाती है। तो कुदरत ने हमें भी जुबान दी है, तो आज मुझे मौका मिला आपसे बातचीत करूं। तो बातचीत में मैं झटके नहीं देना चाहूंगा, ना ही कोई धमाका करना चाहूंगा। जुबान पे एक बड़े अच्छे शायर ने लिखा था, मेरे पुराने दोस्त आज बहुत सारे साथ बैठे हैं, उनको शायद याद होगा। एक पुराने शायर ने कहा था कि कुदरत भी नहीं चाहती सख्ती बयान में, मतलब बोलचाल में सख्ती नहीं होनी चाहिए, कि कुदरत भी नहीं चाहती सख्ती बयान में, शायद इसीलिए ना दी हड्डी जुबान में। तो ऊपर वाले ने भी हड्डी जुबान में हड्डी नहीं दी है। तो वीना जी माफ करना, कोई झटका नहीं दूंगा, धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। आज का जो टॉपिक था ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि टू बी सक्सेसफुल यू नीड फ्रेंड्स, टू बी सक्सेसफुल यू नीड फ्रेंड्स, एंड टू बी वेरी सक्सेसफुल यू नीड एनिमीज। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो गया कि अगर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास दुश्मन होने चाहिए, खूब सारे दुश्मन होने चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए मैं बहुत साल पीछे चला जाता हूँ। हमारी माता जी, मेरी मदर, वो एडमिनिस्ट्रेटर से रिटायर हुए थे, लेकिन जब उन्होंने मैट्रिक की थी, वो लाहौर के किसी हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो उनको एक मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन आया हिंदी के पेपर में कि एक ऐसे लिखिए। ऐसे क्या लिखना था, टॉपिक क्या था कि आपका सबसे प्यारा दोस्त फेल हो गया है, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त, प्यारा दोस्त फेल हो जाए तो आपको कितनी खुशी होगी, ये बयान की थी उस ऐसे में। तो मेरी मदर ने हाथ खड़ा किया और इन्विजिलेटर को बुलाया कि सर एक बात आपसे करनी थी कि ये क्वेश्चन गलत आ गया आपके पेपर में, तो ये मैट्रिक का एग्जाम है, हम बच्चे तो फेल हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो टीचर ने कहा कि बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, आप ये बात अभी नहीं समझ पाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगी कि जब आपका सबसे अच्छा दोस्त फेल होता है तो आपको कितनी खुशी होती है। तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। तो जब हमारी मदर बड़ी हुई और जब हम बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने हमसे ये बात शेयर की थी, और फिर उस वक्त हमें भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब हम बड़े हुए तो फिर समझ में आई। तब पता लगता है कि कंपटीशन में लोग
क्यों अपने अच्छे दोस्त से भी नफरत करने लग जाते हैं, क्यों उसके लिए बद्दुआएं मांगने लग जाते हैं कि मैं जीत जाऊं ये हार जाए। स्पोर्ट्स में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है, जॉब में भी होता है, रिसर्च में भी होता है, सब जगह इस तरह की फीलिंग आती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा दिमाग पोल्यूट होता जाता है, बुरे विचार आने लग जाते हैं। बचपन में हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं। तो आज जो ये टॉपिक है बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दोस्त होने चाहिए, और अगर आप बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दुश्मन होने चाहिए। मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताऊं कि मैं बहुत छोटे से हिल स्टेशन पे बड़ा हुआ, चंबा नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में। तो वहां के दोस्त जो मेरे बचपन के स्कूल के दोस्त थे वो मेरे साथ आज तक रहे, जो मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्त थे वो भी आज तक रहे, और आईआईटी बॉम्बे में जब मैंने 7 साल काम किया और वहां रहा, और वहां के जितने दोस्त हैं वो भी आज तक मेरे साथ जुड़े हैं। और आज आप बहुत हैरान होंगे कि आज 4-5 लोग तो इस जूम मीटिंग में भी बैठे हुए हैं। वो बड़े बड़े पीएचडी किए हुए हैं, बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ रह चुके हैं, कोई रिसर्च के R&D के हेड्स रह चुके हैं रिलायंस जैसी कंपनियों में, वो सब लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हैरानगी की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी वो दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। इसका मतलब आज मैं जो कुछ भी हूं उन दोस्तों की वजह से ही हूं। तो मेरी सक्सेस के पीछे मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं एक पुराना गाना था जिसमें कहा जाता था, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, वो गाने पे यही कहा जाता था कि जब जो कुछ भी है आपका दिया हुआ है, आप दोस्तों की वजह से ही है। आप हैरान होंगे कि हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी कंपनी आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, जैसे आप सब लोग खाना मंगाते हैं जोमेटो से, आप सब लोग ओला गाड़ी यूज करते हैं, टैक्सी यूज करते हैं। आप हैरान होंगे कि सारी कंपनियां, चाहे वो जोमेटो है, चाहे ओला है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे स्नैपडील है, ये सब दोस्तों ने मिलकर खड़ी की है। 3-3, 4-4 दोस्त मिले, उन्होंने ये कंपनियां खड़ी की हैं, और आज वो कितनी सक्सेसफुल कंपनियां $multi-million का बिजनेस कर रही हैं। और आप सबके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आप सब लोग वेस्टिज से जुड़े हुए हैं। तो जो वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी 3 दोस्तों ने ही खड़ी की थी। मिस्टर गौतम बाली, जो अभी थोड़ी देर पहले जो सेशन शुरू होने से पहले उनका लेक्चर चल रहा था, आप सुन रहे थे, वो बीच में क्योंकि शेड्यूल्ड मीटिंग थी तो आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन वो गौतम बाली साहब, उनके 2 मित्र और दीपक सूद जी और कमरवीर सिंह, 3 दोस्तों ने मिलकर वेस्टिज कंपनी ज्वाइन की थी, और आज ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, और सब लोग सक्सेस स्टोरीज के अपनी अपनी गाथा इस मीटिंग में आके सुनाते रहते हैं। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि जब भी हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम अकेले कभी नहीं हो सकते, तो दोस्तों की जरूरत आपको हमेशा रहती है। तो ये तो था एक स्टोरी कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दोस्त आपके साथ होने चाहिए, लेकिन एनिमी क्यों होने चाहिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए? उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि एनिमी का मतलब नहीं है कि कोई आदमी चाकू या तलवार लेके आपके पीछे पड़ा हुआ और वो आपको मारना चाहता है, वो आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दुश्मन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक सिस्टम भी हो सकता है, कोई आइडिया या कंसेप्ट भी हो सकता है जो आपका दुश्मन है, कोई फीलिंग भी हो सकती है जो आपका दुश्मन है, कोई वीकनेस भी हो सकती है जो आपका दुश्मन है, और कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जो आपके दुश्मन हो। तो दुश्मन आपको कैसे मदद करते हैं सक्सेसफुल होने में, उसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने किंग रॉबर्ट ब्रूस की कहानी नहीं सुनी होगी, क्योंकि हर स्कूल में ये कहानी सुनाई जाती थी, स्कूल के टीचर्स सुनाया करते थे कि स्कॉटलैंड में एक राजा हुए हैं किंग रॉबर्ट ब्रूस। वो उनको राजा तो बना दिया गया, उनकी दादा का राज्य था वो उनको मिल गया विरासत में, लेकिन उनके अपने भाई बंद लोग ही, अपने परिवार के लोग ही उनका दुश्मन बन गए, और उन्होंने उसको अपनी राजगद्दी से हटा के भगा दिया, लड़ाई करके भगा दिया। तो राजा जंगल में चला गया, उसने वहां पर गुरिल्ला वारफेयर सीखा। किंग रॉबर्ट ब्रूस ने वारफेयर सीखा, और उसने 9 हमले किए एडवर्ड II के राज पे, अपने दुश्मनों के राज पे, ताकि मैं अपने स्कॉटलैंड को फ्री कर सकूं। हर बार वो हार जाता था क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। वो जंगल से लोगों को इकट्ठा करता था, उनको सोल्जर की ट्रेनिंग देता था,
और फिर वो जाके हमले करता था स्कॉटलैंड पे ताकि मुझे अपना राज्य वापस मिल जाए, तो उसे नहीं मिला। एक दिन वो बहुत ही परेशान होके, दुखी होके पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं, तो उसने देखा कि ऊपर से एक बकरी नीचे गिर गई है, बकरी जाला बनाते बनाते नीचे गिर गई है। तो वो उसको ही वाज जस्ट वॉचिंग दैट स्पाइडर। तो उसने मकड़ी को देखा, मकड़ी ने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, एक बार ऊपर चढ़ी फिर गिर गई, दूसरी बार चढ़ी फिर गिर गई। इस तरह वो बकरी 9 बार 9 टाइम्स इट वेंट अप, और वो गिर जाती थी, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। मकड़ी ने फिर 10th टाइम 10वीं बार फिर कोशिश की, अपने धागे से चढ़ती चढ़ती वो जाले तक पहुंच गई। तो किंग रॉबर्ट ब्रूस एकदम पूरे एंथुसियाज्म के साथ उठ के खड़ा हो गया, कहता है आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट। मुझे आइडिया मिल गया कि अगर ये छोटी सी मकड़ी एक पतले से धागे से गिरने के बावजूद बार बार कोशिश करके उस पर चढ़ रही है, तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता, तो मैं क्यों नहीं चढ़ाई कर सकता अपने दुश्मनों पे। तो उन्होंने फिर किंग रॉबर्ट ब्रूस ने दोबारा से जंगल के लोगों को और पुराने सैनिकों को जो उनको मिले थे उनको इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग दी, एंड ही अगेन फॉट अगेंस्ट हिज एनिमीज, और उन्होंने वो किंगडम जीती स्कॉटलैंड की। तो वो स्कॉटलैंड के फिर से राजा बने। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे राज्य जीते ऑफ कोर्स। तो ये उस जमाने की बात है, ये 1706 की बात है, 1706 में ये फाइट हुई थी जब उन्होंने वो अपना किला वापस जीता था और अपना राज्य वापस जीता था। तो अब आप कहेंगे कि दुश्मन क्या हिंदुस्तान में हमारे दुश्मन होते हैं लोग? ये अंग्रेजों की बात बता रहा हूं और 1706 की बता रहा हूं। वहां भी उस जमाने में भी सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी में भी दुश्मन हुआ करते थे। तो दुश्मन तो हमारे अंदर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमने मांझी की बात सुनी है, जिनकी वाइफ बीमार हो गई थी और वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ पड़ गया था, तो बहुत देरी से वो डॉक्टर तक वैद्य तक पहुंच पाए थे, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने उस पहाड़ को अपना दुश्मन मान लिया था। उन्होंने कहा ये पहाड़ दुश्मन है, अगर ये बीच में खड़ा ना होता तो मेरी पत्नी आज जिंदा रहती। तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक चीजल और एक हथौड़ा लेके उस पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। कई साल वो उस पर लगे रहे, 30 फुट चौड़ा और 110 फुट लंबा रास्ता उसमें से खोद के बना दिया। सारी उम्र उन्होंने वहां पर लगा दी। तो अगर मांझी जैसा बंदा एक पहाड़ को दुश्मन मान के उसको तोड़ के वहां से रास्ता बना सकता है, ताकि उसके बाद हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बच सकती थी, जो लोग बीमार होते थे वो वैद्य तक या डॉक्टर तक पहुंच सकते थे। तो हमारा आपके दुश्मन तो बहुत छोटे छोटे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आलस्य। हम आलसी हैं। मैं खुद बहुत बड़ा आलसी हूँ। सुबह 8 बजे भी कोई उठाता तो बड़ा मुश्किल लगता है कि यार 8 बजे आवाज दे दी, उठना पड़ेगा। तो अगर हम अपने आलस को ही दुश्मन मान लें तो आई थिंक हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। लुईस ब्रेल का नाम आपने सुना होगा। लुईस ब्रेल अंधे थे, देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने ब्लाइंडनेस को अपना सबसे बड़ा एनिमी मान लिया और उसको दुश्मन मान लिया। उन्होंने कहा मैं इससे लड़ूंगा, ब्लाइंडनेस से लड़ूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि और कोई भी ब्लाइंड मेरे बाद ये परेशानी ना महसूस कर सके। तो उन्होंने डॉट्स वाली बिंदियां मोरी मोरी करके, छोटे छोटे छेद करके उभार बनाते थे पेपर में, और उन्होंने एक कोड लैंग्वेज बनाई जिससे कि आप उंगलियों से टच करके अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, न्यूमरल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ब्रेल लैंग्वेज का उन्होंने 1839 में उन्होंने ब्रेल लैंग्वेज हमें दी, और आज आप देखेंगे कि ब्लाइंड स्कूल्स में सब जगह पर वो ब्रेल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और लोग बाग बड़ी आसानी से काम कर लेते हैं। आप लोग शायद बहुत ध्यान से अगर देखते होंगे तो आपकी जो एलिवेटर है, लिफ्ट है, अगर आप लिफ्ट में जाएंगे उसके बटन्स भी होंगे, आप ध्यान से देखिएगा, जहां 1 2 3 लिखा हुआ है उसके साथ छोटे छोटे डॉट्स भी लगे हुए हैं मेटल के। तो ब्लाइंड लोग उन्हीं से पता लग जाता है कि कौन से फ्लोर पे जाना, कौन सा स्टॉप का बटन है, कौन सा स्टार्ट का बटन है। इसी तरह से एटीएम में भी अगर आप जाएंगे तो बहुत जगह पर एटीएम्स के ऊपर भी जो बटन है उनके ऊपर भी वो डॉट्स लगे हुए हैं। तो ब्रेल लैंग्वेज आज की डेट में डिसेबल्ड लोगों के लिए जगह जगह पर, हर जगह पर लगी हुई है। बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज के लिए, मेट्रोस की सर्विसेज के लिए, ट्रेन की सर्विसेज के लिए इसमें बहुत एफर्ट आज तक हम लोगों को फायदा दे रही है। वाल्मीकि जी के बारे में देखिए, तो वो बहुत अज्ञानी थे। तो उनको किसी एक संत ने ज्ञान दे दिया कि तुम ये जो मारकाट कर रहे हो, ये डाकू का काम कर रहे हो, तो इससे तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिल क्या रहा है, व्हाट आर यू गेनिंग।
तो क्या तुम मुझे मार सकते हो? उन्होंने, महात्मा जी ने कहा, क्या तुम मुझे मार सकते हो? तो मुझसे तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक डंडे के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया, तो उन्होंने अपने अज्ञान को दुश्मन मान लिया, और जब उन्होंने अपने उस दुश्मन से लड़ाई की तो हमें रामायण मिली। तो इसका मतलब है कि दुश्मन हमारा कोई भी कंसेप्ट भी हो सकता है। मिल्खा सिंह जी जब छोटे थे तो उनके माता पिता को जब मारा गया, उनको पकड़ के ले गए उनके परिवार को, तो उनके पिताजी ने दूर दूर से आवाज दी कि मिल्खा भाग, मिल्खा भाग। तो उस वक्त छोटे से बच्चे के मन में जो दहशत बैठी, ये डर बैठा कि मेरा परिवार मुझसे छूट रहा है और मेरे परिवार के साथ पता नहीं क्या होने वाला है, उस डर की वजह से वो भागे, और उस डर को उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया, और वो इतना दौड़े कि वो ओलंपिक्स तक पहुंच गए भारतीय सेना के थ्रू। तो अगर हम किसी भी चीज को अपना दुश्मन मान लें तो हमें सक्सेसफुल होने से, या वेरी वेरी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण, भगवान राम और भगवान कृष्ण, उन्होंने किसको दुश्मन माना? कृष्ण ने कंस को तो दुश्मन नहीं माना, कंस तो उनके मामा लगते थे। कौरवों को दुश्मन नहीं माना, वो तो उनके अपने सगे संबंधी थे। उन्होंने अधर्म को दुश्मन माना, कि जो अधर्म है, जो सिस्टम से नहीं चलता, जो ऑर्डर से नहीं चलता, उसको ठीक करने के लिए मुझे लड़ाई करनी है। हालांकि उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया आज तक कभी भी, उन्होंने सिर्फ रथ को चलाया, हथियार नहीं उठाया। लेकिन उन्होंने जो गाइडेंस दी अर्जुन को या पांडवों को, वो सारी की सारी गाइडेंस अधर्म के अगेंस्ट थी, कि अधर्म को दूर करने के लिए मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूं, आप ऐसे इससे बढ़िए, आगे बढ़िए। और फ्रीडम फाइटर्स हमारे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, क्या वो अंग्रेजों के दुश्मन थे? क्या वो चाहते थे अंग्रेज को मार दिया जाए? नहीं, वो गुलामी के दुश्मन थे। वो कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान के लोग गुलाम क्यों रहेंगे? क्यों हमारे हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बूटों से, अपने जूतों से मारते हैं? क्यों उनके ऊपर कोड़े मारते हैं? क्यों उनको यातनाएं देते हैं? तो वो इस सिस्टम के खिलाफ थे, इस गुलामी के खिलाफ थे। तो उन्होंने इस गुलामी को दूर करने के लिए, इस लड़ाई को दूर के लिए, उन्होंने अपना दुश्मन माना कि जो गुलामी है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें आजादी मिलने के लिए जो उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने इस पॉइंट को सामने रखते हुए किया। मैं आपको दो छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा जिससे हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक, जैसे नोबेल प्राइज है, इसके इक्विवेलेंट एक वाटर सर्विसेज के लिए, वाटर रिसर्च के लिए प्राइज है। वो हमारे हिंदुस्तान में, राजस्थान में रहने वाले एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। वो हैं तो आयुर्वेद के डॉक्टर। जब वो अपना 4 ईयर 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम करके निकले तो राजस्थान में उनको अपॉइंटमेंट मिला ऐसे गांव में कि जहां पर ज्यादातर बुजुर्ग लोग रह रहे थे, और उनको शाम को दिखाई देना बंद हो जाता था। इस बीमारी को कहते हैं अंधराता। अंधराता मतलब रात के टाइम पर आदमी अंधा हो जाता है, जैसे सूरज ढलता उसके बाद उनकी रोशनी आंखों की कम हो जाती है और वो देख नहीं पाते। तो इन डॉक्टर को जब वहां भेजा गया तो उन्होंने देखा कि उस गांव में मैक्सिमम या तो छोटे बच्चे हैं, या औरतें हैं, या बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, यंग मैन है ही नहीं उस गांव में। तो उन्होंने वहां पर उन लोगों को ट्रीटमेंट देना शुरू किया, ड्रग्स, अपनी दवाइयां वगैरह देने के लिए गए, ताकि उन लोगों की नजर में कुछ सुधार आए। तो कई लोगों की नजर में सुधार आया। तो वहां एक बुजुर्ग काका जी थे, बुजुर्ग थे उस गांव के। तो उन्होंने कहा, अरे भाई डॉक्टर राजेंद्र, तू यहाँ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? अपनी देसी भाषा में बात की। तो उन्होंने कहा, काका जी मैं क्या से जिंदगी खराब कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो आपको ठीक करने आया हूँ। बोले, अगर तूने कुछ ठीक करना है तो हमारे गांव का पानी ठीक कर दे। उन्होंने कहा, जी पानी का क्या हो गया? कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पानी है ही नहीं, जितनी नदियां थी वो सूख चुकी हैं, और तालाबों में पानी सूख जाता है, और कुएं में पानी बहुत कम रह जाता है, और हमारे जितने जवान लड़के हैं वो सारे के सारे शहरों में जाके काम कर रहे हैं, लेबर का काम करते हैं। कोई ट्रक चला रहा है, कोई कंडक्टर बना हुआ है, कोई पोर्टर बना हुआ है, कोई लोडर बना हुआ है, इस तरह के काम कर रहे हैं, वो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। तो हमारे गांव में तो जवान ही नहीं है सारे। और क्या हुआ कि पानी की कमी से हमारे जानवर मर गए हैं। जानवर मर गए तो अब हम खेती भी नहीं कर सकते हैं, ना पानी है ना खेती है। तो बच्चे हमारे सारे बाहर जाके काम कर रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं। तो उसने कहा, साहब मैं तो मेडिसिन की एजुकेशन लेके आया हूँ, मुझे पानी के बारे में क्या पता। तो काका जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसके बारे में समझाऊंगा। तो उन्होंने उसको, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कुएं में उतार दिया, रस्सी के सहारे कुएं में उतार दिया, और नीचे जाके उन्होंने उसको समझाया
कि ये पानी किस तरह से हम इसमें संभालते हैं, कुएं में कैसे पानी संभालते हैं, कुएं का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसको ढकने का सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने उसको एक बात कही, उन्होंने कहा हमारा पानी चोरी हो जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने पूछा काका जी पानी कैसे चोरी हो जाता है? कहते एक चोर है वो हमारा पानी ले जाता है। राजेंद्र बहुत हैरान हुए कि ऐसा कौन सा चोर है कि सारे गांव का पानी ले जाता है उठा के। उसने कहा साहब साफ शब्दों में बताओ। कहते हैं सूरज है ना, सूरज सन, ये चोर है, ये हमारे पानी को चुरा ले जाता है, पानी को इवेपोरेट कर देता है। तो राजेंद्र सिंह चौंक गए, हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा काका जी मुझे समझाओ कि कैसे चोरी कर लेता है। कहते हैं जितने हमारे खुले पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, उनमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है गर्मी में, और बारिशों में पानी थोड़ा सा आता भी है, जो बरसात के दिनों में, वो भी थोड़े दिनों में फिर सूख जाता है, तो हमारे पास पानी है ही नहीं। तो जब उन्होंने कुएं के नीचे ले गए और उनको सारा समझाया कि कुआं कैसे होना चाहिए, तो डॉक्टर राजेंद्र ने पर्सनली मुझे बताया। फॉर्चुनेटली मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई है चंडीगढ़ में, किसी सेमिनार में आते थे तो हम बैठते थे। मेरे पास उनकी एक फोटोग्राफ भी है, राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया, जिनके पास नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट प्राइज है, और एक मिस्टर राहुल महाजन है हमारे दोस्त, वो चंडीगढ़ में ट्री मैन के नाम से मशहूर है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। और पुराने पेड़ जब उखाड़े जाते हैं इन द सिचुएशन ऑफ सो कॉल्ड डेवलपमेंट, कि जी सड़कें बननी है, बिल्डिंग बननी है, बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो राहुल महाजन खुद अपनी क्रेन ले जाके, अपनी लेबर ले जाके उन ट्रीज को वहां से अनप्लांट करके रीप्लांट करते हैं दूसरी जगह। तो ये दोनों जेंटलमैन के साथ मेरी एक फोटो, कभी मौका लगा तो आपसे शेयर करूंगा। तो जब वो कुएं में गए तो कुएं में उन्होंने सारा समझा, काका जी से समझा, तो बाहर आके उन्होंने क्या कहा कि काका जी आपने मेरी एक दिन में पीएचडी करवा दी है वाटर सिस्टम्स में, इतनी नॉलेज आपने मेरे को दे दी है। तो इसका मतलब ज्ञान कहाँ हो सकता है? ज्ञान जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही मिलेगा आपको या रिसर्च लेबोरेटरी में ही मिलेगा। ज्ञान तो काका जी के दिमाग में कुआं के नीचे भी मिल सकता है। तो ढूंढने वाला चाहिए या लेने वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो सूरज हमारा दुश्मन है, तो सूरज से कैसे लड़ा जाए? तो सूरज से लड़ाई उन्होंने शुरू की। आप हैरान होंगे, राजेंद्र सिंह ने 5 नदियां रिवाइव की हैं राजस्थान के उन डिस्ट्रिक्ट्स में। उन्होंने और दूसरे स्टेट्स में भी 7 नदियां, रिवर्स दोबारा से सक्रिय कर दी हैं, उनमें अब पानी बहता है, सारा साल पानी बहता है। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं की लोकल लोगों की मदद से, वहीं के जमीन पत्थर से ले, वहीं की मिट्टी से, वहीं के गारे से जो पानी मिलता था, छोटे छोटे बावड़ियां बनाई, छोटे छोटे तालाब बनाए, छोटे छोटे डैम बनाए, और फिर पहाड़ी की एक तरफ जाके को हर छोटे छोटे पेड़ लगाए। उन पेड़ों को फिर रोजाना जाके सारे लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि हर बंदा एक एक मग्गा पानी का ले जाके इसमें डालेगा। तो किसी ने उनको पूछा कि राजेंद्र तू तो पागल हो गया है, पहाड़ की इस तरफ तू सारे पेड़ लगा रहा है। कहते हैं पेड़ जो होते हैं ना, ये माशूका की तरह काम करते हैं बादलों को। जब बादल आता है ना, तो जब पेड़ को देखता है तो उसको लगता है मेरी माशूका है, तो उसकी तरफ आ जाता है, प्रेमिका समझ के उसकी तरफ आ जाता है बादल। आप हैरान हो गए कि बादल उधर से उड़ के ऊपर से चले जाया करते थे। जब इन्होंने वहां छोटे छोटे पेड़ लगाए, उस साल हल्की सी बारिश वहां पड़ी, अगले साल तेज बारिश पड़ी, तीसरे साल और तेज बारिश पड़ी, और 5 साल में वो नदियां भी रिवाइव हो गई, वो जोहड़ भी सारे भर गए, और वहां पर खेती शुरू हो गई। आप हैरान होंगे कि आप राजस्थान की इतनी लंबी लंबी गाजर खाते हैं ना, 1.5 फुट की, 2-2 फुट की गाजर आती है लंबी, वो राजस्थान से आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो उस वक्त की जो एग्रीकल्चर में रिसर्च हुई या काम किया, तो वो वहां पर उन्होंने सब्जियां, फल और अपना अनाज उगाना शुरू किया। तो गाजर लंबी क्यों हो जाती है? कि वो पानी ढूंढती नीचे जाती है, जितनी जहां जहां उसको पानी मिलता है, नीचे 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 रेत में, रेतीले इलाके में नीचे जाती है, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। आप हैरान होंगे कि राजस्थान की वो जो फसल है, वो जो सब्जियां हैं, वो दिल्ली की मार्केट में प्रीमियम रेट पे बिकती हैं। तो वहां जब पानी आया, पानी इकट्ठा हुआ, पानी मिलने लगा, खेती होने लगी, तो इन 5-7 सालों में वो सारे यंग मैन जो नौकरियां करने चले गए थे, वो धीरे धीरे वापस आए। एनिमल ब्रीड भी हुआ, वो लोग भी वापस आए, खेती हुई, और अब वो लोग अपनी खेती अपने ट्रकों के जरिए दिल्ली में पहुंचा के प्रीमियम रेट ले रहे हैं। इतनी तरक्की हुई है। तो एक सूरज को किसी ने अपना दुश्मन बनाया तो कितनी सक्सेस मिली, ये आपके सामने छोटी सी स्टोरी रखना चाहता हूं। एक छोटी सी स्टोरी और रखूंगा। आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, तो
अभी वाली साहब कह रहे थे कि पहिया गोल होता है, तो पहिया तो लोहे का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, लेकिन चलने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए उसके ऊपर रबड़ चढ़ा रहता है, रबड़ का टायर, ट्यूब टायर लगी रहती है। तो ये रबड़ कहां से आया? एक जेंटलमैन हुए हैं, उनका नाम था चार्ल्स गुडियर। गुड ईयर, आपने शायद गुडियर टायर के नाम से ब्रांड सुना होगा टायर। तो चार्ल्स गुडियर जो थे वो एक सेल्फ टॉट केमिस्ट थे, केमिस्ट्री में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। तो वो, ये कहानी है 1849 के आसपास की, 1840s की स्टोरी है। तो चार्ल्स गुडियर ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए अपने। उन्होंने देखा कि रबड़ जो है ये फ्लूइड फॉर्म में रहता है, सॉलिड नहीं बनता, फ्लूइड फॉर्म में रहता है, ढीला ढीला रहता है, टायर नहीं बन सकता था उससे, जो आप घिसने वाला इरेजर यूज करते वो नहीं बन सकता था। तो बड़े परेशान थे कि मैं इसको क्या करूं, कैसे काम करूं इसके ऊपर। वो बहुत साल उसके ऊपर रिसर्च करते रहे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन कर करके, वो अपनी लेबोरेटरी छोटी सी थी उनमें काम करते रहे। अब उनके पास पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं थे तो वो अपने दोस्त यारों से, लोगों से उधार मांग के लाते थे, व्यापारियों से पैसे उधार मांग के लाते थे कि आप मेरे को थोड़ा लोन दे दो, मैं कुछ काम कर रहा हूं, जब ये हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी, तो मैं आपको बेच के वापस कर दूंगा। अब साहब उनके सारे पैसे खत्म हो गए और वो प्रोडक्ट उनसे बना नहीं। तो लड़ाई किसके अगेंस्ट थी उनकी, कि जो फ्लूइडनेस है रबड़ की उसको खत्म करना है। तो उन्होंने वो चैलेंज ले लिया था। तो वो पैसे खत्म हो गए, तो वहां का कानून था कि अगर आप पैसे नहीं लौटाते तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो बेचारे फिर जेल में चले गए। फिर जब जेल की टर्म पूरी हुई, फिर वापस आए, फिर उन्होंने और लोगों से कुछ उधार मांगा, फिर दोबारा से अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। तो एक बार उन्होंने देखा कि हाँ मेरा रबर जो है काफी हद तक ठीक बन गया है। तो उन्होंने रेनकोट बनाए, खूब सारे रेनकोट बनाए, और एक गोडाउन लिया और उस गोडाउन में रेनकोट टांग दिए हैंगर के साथ, और फिर मार्केट में ऑर्डर लेने चले गए कि अब मैं ऑर्डर लेके आऊंगा तो मैं रेनकोट सप्लाई करूंगा मार्केट। जब वो उस साल बहुत गर्मी पड़ रही थी, जब वो वापस आए ऑर्डर लेके, उनको ऑर्डर भी मिल गया, उन्होंने कहा अब तो मेरे सारे लोन उतर जाएंगे और मैं बहुत अच्छा साइंटिस्ट हूँ, बहुत अच्छा केमिस्ट हूँ, तो अब मैं व्यापारी भी अच्छा बन जाऊंगा, बिजनेसमैन बन जाऊंगा। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उसके गोडाउन में जैसे ताला खोला गोडाउन का, तो सिर्फ हैंगर टंगे हुए थे, रेनकोट एक भी नहीं था। एक बार तो उन्हें शॉक लगा कि ओह मेरे रेनकोट चोरी हो गए। फिर उन्होंने कहा, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने वाले इंसान थे, मुश्किलों से जूझने वाले इंसान थे आप लोगों की तरह, तो डरे नहीं, कहते कोई बात नहीं, चोरी हो गए तो कोई बात नहीं, तो चलो अंदर चल के देखता हूँ, शायद पीछे कोई थोड़ा बहुत बचा हुआ हो। तो जैसे उन्होंने पांव रखा फैक्ट्री के अंदर, अपनी गोडाउन के अंदर, तो उनके पांव एकदम से दब गए नीचे, ऐसा लगा कुछ चिप 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 सा ऐसा मटीरियल था बहुत। तो वो कहते हो अब मुझे समझ में आई कि मेरा जो रबर था अभी भी इतना पक्का नहीं हुआ था। जैसे मैं बाहर गया हूँ, इतने महीने ऑर्डर लेके आया हूँ, इतनी गर्मी पड़ी है इस शेड के अंदर कि वो सारा रबर फिर से पिघल गया, फिर फ्लूइड बन के जमीन पे बिखर चुका था, उनके सिर्फ हैंगर टंगे रह गए। भाई साहब फिर उन्होंने लोन लिया हुआ था, लोगों से ऑर्डर पैसे एडवांस लिए हुए थे, फिर उनको जेल जाना पड़ गया, कुछ साल फिर जेल में बिता के आए। फिर वापस आए तो इतने गरीब हो गए थे कि उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था, घर का सामान तक बिक चुका था। उनके पास एक पैन बचा था, जैसे चाय का बनाने वाला डब्बा हमारे घर में होता है, पैन, एक पैन बचा हुआ था। तो वो कहीं से थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल खरीद के लाए और लाके उस पैन के ऊपर अपने स्टोव पे रख के उसको पका रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इतने में उनकी वाइफ, जो बहुत परेशान हो चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, परेशान हो चुकी थी, तो जैसे औरतें होती हैं जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो सारा गुस्सा पति पे उतार देती है। तो आते उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है, उल्टे पुल्टे काम, क्या जला रखा है तूने इतना। तो वो घबरा गए बेचारे कि यार एक ही पैन बचा था, वो कहती एक ही पैन बचा था, वो भी आपने खराब कर दिया, तो मैं बच्चों को सूप वूप दे सकती थी, वो कहां से दूंगी। तो डर के मारे उनके हाथ से पैन गिर गया। जैसे ही पैन गिर गया, चूल्हे के अंदर आग जल रही थी, मतलब फ्लेम के अंदर वो पैन में रबड़ गिर गया उनका सारा, तो वो उसमें से स्मेल भी आने लगी। तो वो बहुत जोर से चिल्लाई। अब पंजाबी होती थी, कहती अपने प्यो नू काढ़े दे विचों, और हिंदी वाली कहेगी कि क्या आपने बाबा को इसमें डाल दिया, इसको निकालो बाहर। तो गुस्से में वो बोली कि चिल्ला के इसको निकालो बाहर। तो बेचारों ने फटाफट चिमटी से उसको उठाया और निकाला बाहर। निकाला, जब वो ठंडा हुआ, फिर उसको, उनकी लगन तो इतनी थी ना, सक्सेस चाहिए थी उनको, लगन इतनी थी, तो उन्होंने ये नहीं कि उसको दोबारा के डस्टबिन फेंक, उसको उठा के फिर टेस्ट कर रहे हैं। जब उन्होंने इसको टेस्ट किया, देखा अरे ये तो पक्का हो गया है, तो फिर उनके अंदर वो यूरेका वाली फीलिंग आई कि अरे आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट। वो उस दिन का जो उनका एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उनकी पत्नी की कंट्रीब्यूशन थी कि वो टाइम पर आके चिल्लाई,
उस कंट्रीब्यूशन ने रेवोल्यूशन पैदा कर दिया। गुडियर ने वो जो रबड़ देखा तो वो रबड़ सचमुच इलास्टिक के साथ साथ प्लास्टिसिटी भी उसमें आ चुकी थी कि वो पिघल के नीचे नहीं गिरेगा। फिर उन्होंने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, लोगों से उधार लिए, जान पहचान के लोगों से लिए, जो लोग उनमें विश्वास करते थे कि हाँ ये कुछ कर गुजरेगा, जो उनके अच्छे दोस्त थे वो तो पैसे दे देते थे और कोर्ट में नहीं जाते थे। लेकिन जो बाजार के लोग होते थे, व्यापारी लोग, वो तो कोर्ट में जाके उनको जेल भिजवा दिया करते थे। तो साहब एक बार फिर उनको जेल जाना पड़ा। फिर आए, फिर उन्होंने उस रबड़ को पेटेंट करवाया। लेकिन उससे पहले उनके पास कुछ लोग देखने आए थे, ब्रिटेन के लोग आए थे। एक हैनकॉक नाम का बंदा था। हैनकॉक मुर्गी और मुर्गे वाला हैनकॉक नहीं है, हैन था HANCOC के, हैनकॉक नाम का एक साइंटिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पास आया था, उनका प्रोडक्ट देखने के लिए, आप क्या बना रहे हो। तो वो वापस ब्रिटेन चला गया। ब्रिटिश लोग, ऐसा नहीं है कि आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में बेईमानी होती है, दुनिया भर में बेईमानी होती है। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उसने उस प्रोडक्ट को जाके अपने नाम से पेटेंट करवा दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है। उसका एक साथी था, उन दोनों ने मिलकर पेटेंट ले लिया ब्रिटेन। और चार्ल्स गुडियर ने जब अपना प्रोडक्ट बनाया और वो यूरोप में बेचने गए तो पता लगा जी ये प्रोडक्ट तो पहले वहां पर पेटेंट हो चुका हुआ है। फिर बेचारों ने कितने साल तक पेटेंट्स के साथ लड़ाई की, कोर्ट में वो केस लड़ते रहे। फिर फाइनली ब्रिटिश कोर्ट ने उनकी फेवर में ऑर्डर दिया कि हाँ ये प्रूव हो गया कि ये दो बंदे जो थे, हैनकॉक और उनका साथी, वो चार्ल्स गुडियर के ठिकाने पर गए थे और उन्होंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था। तो वो उसके बाद इनको फिर पेटेंट मिला। फिर इनको बहुत अवार्ड मिले। फिर जो हाईएस्ट अवार्ड एक यूरोप का मिलना था इनको, जिस दिन वो अवार्ड मिलना था उस दिन भी वो बेचारे जेल में थे। क्यों? क्योंकि जब इतनी प्रोडक्ट बनाने के लिए, पेटेंट पे खर्चा करने के लिए, फिर उनके पास पैसे नहीं थे वापस करने के लिए लोगों को, तो फिर वो जेल में थे। तो उनको, जैसे हमारे यहाँ पर भारत रत्न का अवार्ड है, इसके इक्विवेलेंट उनको अवार्ड मिला, लेकिन वो अवार्ड तब मिला जब वो जेल में थे। तो आप देखिए कि कितनी लड़ाई करी उन्होंने सिर्फ एक रबर के टुकड़े को पैदा करने के लिए। और आज रबर आपकी जिंदगी में A to Z जगह, आपके जूतों के सोल से लेके आपके सर के प्लास्टिक तक, रबर बैंड तक, हर जगह तक रबर आपके साथ चल रहा है। तो गुडियर ने कितनी मेहनत की और कितने अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई की। तो अगर वो उनके दुश्मन ना होते जो उनको जेल भेजते थे, या वो दुश्मन ना होते जो उनका पेटेंट चुराते थे, या वो लोग ना होते जो उनको गालियां दिया करते थे, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल होते। और उनको ऑनर देने के लिए दो लड़के और थे। उन्होंने फिर एक कंपनी बनाई। गुडियर की तो डेथ हो गई, फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई और उनका ऑनर देने के लिए कंपनी का नाम रखा गुडियर टायर्स। तो गुडियर जो कंपनी है, गुडियर साहब की अपनी कंपनी नहीं है, वो आप हमारे जैसे लोगों ने उनको ऑनर देने के लिए कंपनी बनाई है। तो चार्ल्स गुडियर की कहानी, जो इसका टेक्निकल सब्जेक्ट था, इसको हम कहते हैं वल्केनाइजेशन। जो प्रोसेस उन्होंने की थी, केमिकल प्रोसेस उन्होंने 1942 में की थी, दैट वाज वल्केनाइजेशन प्रोसेस। और जिससे आज दुनिया भर में सारे काम हो रहे हैं। अब आप वेस्टिजियंस के लिए क्या है? आपका दुश्मन कौन है? आप वेस्टिज में काम कर रहे हैं, आपका दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? सोचिए और लिख के रखिएगा अपने पास। तो मैं तो समझता हूं, जो मैं आज तक, मतलब अभी मिसेस सूरी 1-1.5 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनकी बातों से या आप लोगों के सेशन से या सेमिनार से, जो कभी कभी मुझे सैटरडे को या संडे को सुनने को मिल जाता है, जो मैं समझाऊं कि आपकी लड़ाई है फाइनेंशियल डिपेंडेंस के अगेंस्ट। आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दैट इज योर टारगेट। दूसरा, आप चाहते हैं कि कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, एवरीबॉडी शुड बी हेल्दी, all people around you, your friends, your family, your knowns, your acquaintances, they should be healthy. तो आपकी जो लड़ाई है वो दो ही चीजों की तरफ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इल हेल्थ। तो आपके दो बड़े दुश्मन हैं। तो अगर आप इन दो दुश्मनों के साथ भिड़ जाएंगे और भिड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से, वेरी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी ऐसा थी, एक चूहा था, उसकी कहानी है, चूहे की कहानी है, लेकिन आपको उसमें से हाथी मिल जाएगा। एक व्यापारी था हीरो का, वो हीरे ले जाके
डिफरेंट डिफरेंट व्यापारियों के पास जाके बड़े बड़े लोगों को दिखाया करता था। एक बार वो एक गांव में गया और वहां पर एक सेठ जी थे, उनको उसने हीरे दिखाने थे। उस गांव में चूहे बहुत थे। जैसे आपने देखा होगा बीकानेर में, राजस्थान में बीकानेर है, वहां करणी माता का टेम्पल है। उस टेम्पल में कभी आप जाएं तो हजारों के हिसाब से चूहे वहां घूमते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, घूमते रहते हैं वहां पर। तो इसी तरह उस गांव में बहुत चूहे थे। जब ये व्यापारी, हीरों का व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को, बड़े आदमी को हीरे बेचने गया, तो उसने देखा कि जब वो दिखा रहा था तो उसका एक हीरा उसके हाथ से नीचे गिर गया। जैसे ही हीरा नीचे गिरा तो एक चूहे ने फटाक से उसको, वो मोटे मोटे चूहे थे, उसने फटाक से निगल लिया, उसको निगल लिया और भाग गया। तो ढेरों चूहे थे वहां पर। अब वो व्यापारी बेचारा परेशान, उसका तो इतने लाख का हीरा जो था वो चूहा खा गया। के घर गया था, उसने कहा कि साहब ऐसा, आप बेफिक्र रहिए, हमारे यहाँ पर एक शिकारी है बहुत अच्छा, वो चूहों का शिकार करता है, तो हम उसको बुलाते हैं, वो इसके पेट में से निकाल देगा, आपका हीरा मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। तो शिकारी को बुलाया गया। तो शिकारी आया, उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते जी एक चूहा इसमें से हमारा हीरा खा गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अभी निकाल देते हैं। तो उसने अपना तीर मारा और एक चूहा मर गया, उसका पेट काटा, उसमें से हीरा निकल आया। वो तो व्यापारी तो खुश हो गया कि चलो मेरे को मेरा हीरा मिल गया। लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उभरने लगे। कहता है साहब एक बात बताओ कि आपको कैसे पता था कि इस चूहे के पेट में हीरा है? यहाँ तो हजारों चूहे थे, आपने इसको कैसे पकड़ लिया? तो शिकारी कहता है ज्ञान की बात है। शिकारी कहता है साहब ज्ञान कहां से आता है आपको? ज्ञान 3 तरीके से मिलता है आपको। या मिलते हैं अध्ययन से, स्टडी करके, आप पढ़ें लिखें तब आपको ज्ञान मिलता है। दूसरा मिलता है अनुभव से, कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। बिकॉज कहा जाता है कि नो नॉलेज कैन एवर सरपास योर एक्सपीरियंस। कोई भी ज्ञान आपके अनुभव से बड़ा नहीं हो सकता, तो अनुभव से आपको मिलता है। और तीसरा ज्ञान मिलता है आपको ध्यान से। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो, ध्यान करते हो, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। ध्यान का, ज्ञान का एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, फिर चूहे की कहानी सुना देता हूं। जब सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाना था बंगाल से, तो उन्होंने नेपाल के रास्ते होते हुए वो हिमालय पर्वत के पास से निकले थे, तब उधर वो अफगानिस्तान के रास्ते से जर्मनी पहुंचे थे। तो जब वो वहां से निकले तो उन्होंने तो वो सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, कोई वुलन्स तो थे नहीं उनके पास कलकत्ता में। जब वहां से वो निकले और हिमालय क्रॉस करना था, तो उस वक्त कितनी बर्फ थी और कितना ठंड था। उसमें आप सोचिए, आप आदमी एक कमीज कुर्ता पहने हुए वहां से गुजरेगा तो मर जाएगा, बर्फ से मर जाएगा। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने ध्यान किया था। और उन्होंने क्या ध्यान किया था? अपने अंदर की शक्ति जगाई थी। उन्होंने ये कहा था कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मुझे पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी है। इस ध्यान योग में वो वहां से गुजरे और सचमुच ही वाज स्वेटिंग। उस एरिया से ऐसे गुजर के गए। तो आपको नॉलेज 3 चीजों से मिल सकती है, मैंने बताया ना, अध्ययन से, अनुभव से और ध्यान से। तो ये जो शिकारी था, इसके पास अनुभव भी था, इसके पास शिक्षा भी थी, इसके पास ध्यान भी था। तो इसने बड़ी अच्छी बात कही, वो आप सब लोगों के लिए, खासतौर पर वेस्टिजियंस के लिए, आपके लिए टारगेट कर रहा हूं ये बात। उसने कहा साहब ये तो बहुत ही आसान काम था इस चूहे को मारना। उन्होंने क्यों? कहता है जब किसी अज्ञानी के पास या कम अकल वाले के पास दौलत आ जाती है ना, तो अपनों से मिलना जुलना छोड़ देता है, अलग होकर रह बैठता। वो चूहा अलग बैठा हुआ था, तो मैंने उसी पे तीर मारा और आपका दिया। तो आपके लिए, सबके लिए मैसेज है कि आपको जो भी ज्ञान मिल रहा है, जो भी नॉलेज मिल रही है वेस्टीज प्रोडक्ट्स की, सिस्टम की, प्लान की, वो सारी अकेले में मत रखना, नहीं तो कोई तीर मार रहेगा। उसको बांटिए, दोस्तों के साथ रहिए, मिलते जुलते रहिए। पैसा आ जाए, ज्ञान आ जाए, ज्ञान से अहंकार आता है। आप कभी भी देखेंगे म्यूजिकल शो हो रहा हो, तो जो बड़े गायक हैं, सबसे बड़े गायक, वो सबसे एंड में आते हैं। छोटे छोटे गायक गाते जाते हैं, सबसे एंड में आते हैं। वो अहंकार में होते हैं कि पहले छोटे छोटे गा लें फिर मैं गाना गाऊंगा। ऐसे म्यूजिक बजाने वाले म्यूजिशियन है, बड़ा म्यूजिशियन सबसे बाद में आएगा। तो ज्ञान आपको अहंकार दे देता है, इसी तरह दौलत भी आपको अहंकार देती है। तो अगर आप अपनी टीम के साथ काम करना चाहते हैं तो अहंकार में मत जाना, चूहे की बात याद रखना। शिकारी मेरे जैसे बहुत बैठे हैं, वो बता देंगे किसको अहंकार है।
एक जो आपको किसी भी सक्सेस पाने के लिए लड़ाई करनी है, उस लड़ाई के लिए आपके पास एनर्जी भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा सुस्त आदमी बैठा रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं तो लड़ेगा क्या? किसी भी सिचुएशन से, किसी भी सर्कमस्टांसेस से, किसी भी टारगेट के अगेंस्ट कैसे लड़ेगा? तो लड़ाई भी आपके पास होनी, करने के लिए ताकत होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते थे तो हमें मोमबत्ती जलाने के लिए बच्चों को मना किया जाता था कि छोटे बच्चे मोमबत्ती ना जलाएं या मोमबत्ती के पास ना जाएं, लेकिन हमेशा हमारी अंदर से भावना होती थी कि हम इसको हाथ लगा के देखें, इसको हाथ लगा के देखें। आज भी अगर आपने देखा होगा कि बड़े लोग हैं, अगर दिए को बुझाना होता है या मोमबत्ती को बुझाना होता है, या तो हाथ से यूं यूं करेंगे या एकदम उसकी विक को पकड़ लेंगे, उसकी बत्ती को एकदम पकड़ लेंगे तो बुझ जाती है। लेकिन अगर आपका हाथ उसके पास, फ्लेम के पास थोड़ी देर रह गया तो हाथ जल जाता है। आपका हाथ जल जाता है अगर आप पास फ्लेम के, लेकिन अगर आप एकदम बंद कर देंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब फ्लेम जो जल रहा है उसका हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे गर्म पार्ट कौन सा है उस फ्लेम का? वो आउटर मोस्ट पार्ट सबसे गर्म होता है। जब आप फ्लेम के पास जाते हैं सबसे ज्यादा हीट होती है, लेकिन आप जल्दी से अगर पूरा पकड़ लेंगे तो अंदर का हिस्सा ठंडा होता है। सबसे ठंडा, फिर गर्म, फिर गर्म, फिर गर्म, और जो सबसे गर्म होता है वो दिखता नहीं है, वो इनविजिबल होता है। वो फ्लेम जो आपका येलो और रेड फ्लेम के बाहर का हिस्सा है वो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो आप लोगों में वो इनविजिबल एनर्जी है, बहुत लोगों में है, लेकिन वो दिखती नहीं है। दिखती कब है? जब कोई उसके पास जाता है और सेक लगता है तब आपको लगता है। तो आप अपनी उस एनर्जी को बनाए रखना, इनविजिबल एनर्जी को हमेशा बनाए रखना, अगर आपने कोई भी बड़ी लड़ाई लड़नी है। लड़ाई में और भी बहुत सी कहानियां आ जाती हैं। जो लोग पहाड़ों में गए हैं, मेरे मित्र लोग तो पहाड़ों में खूब जाते हैं, आप लोग भी पहाड़ों में जाते होंगे। हमें दूर एक बहुत बड़ी पहाड़ी दिख रही होती है कि हमें वहां पहुंचना है, चाहे आप पैदल जा रहे हो, चाहे आप वाहन से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो। तो आपने देखा होगा पहले पहाड़ी पे गाड़ी घूमते 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 ऊपर तक पहुंचती है, फिर उसके बाद फिर नीचे उतरती है, फिर नीचे उतर के फिर एक, क्योंकि अगर आप सीधे जाएंगे तो इतनी नदियां नाले आप क्रॉस करके पहुंच ही नहीं सकते, तो आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हो पहले, छोटी पहाड़ी पे, फिर नीचे उतरते हो, फिर वहां पर जाके देखते हो घाटी आ जाते हैं, दो पहाड़ियों के बीच में घाटी आ जाती है छोटी सी, वहां से नदी का विड्थ कम होती है, वहां पर पुल बनाया जाता है, या तो लकड़ी जोड़ के पुल बनाया गया, या सीमेंट से या लोहे से पुल बनाया जाता है। आप फिर उस पुल को क्रॉस करते हो, फिर उससे बड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हो। जब बड़ी पहाड़ी पर चढ़ जाते हो फिर नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि अगला पुल क्रॉस करना है। तो सबसे बड़ी पहाड़ी पर पहुंचने के लिए आपको 4-5 बार ऊपर नीचे होना ही पड़ता है। तो कोई भी युद्ध लड़ने के लिए, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए, कोई भी अपने एनिमी को हराने के लिए आपको हमेशा यही पहाड़ी रास्ता ही अख्तियार करना पड़ेगा, सीधा रास्ता कोई नहीं है। तो जब कभी आपको सक्सेस मिलती है और आपको लगता है अरे मेरे को अब सक्सेस मिल गई और फिर मेरा डिक्लाइन आ गया, तो घबराइए मत, डिक्लाइन नहीं हो रहा है। आप नीचे जाके एक पुल क्रॉस करेंगे, फिर उससे बड़ी पहाड़ी पे चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर उससे बड़ी पहाड़ी पे चढ़ेंगे, और आखिर आप हिमालय की चोटी तक पहुंच जाए। अब हम सब ने बात की कि दुश्मन से कैसे लड़ना है, क्या क्या काम करना है, बाकी लोगों की एग्जाम्पल से कुछ समझा। अब हम देखेंगे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अपने अंदर झांक के देखें। हमारा हर एक का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अंधेरा, डार्कनेस। अब डार्कनेस किस तरह की, कि अगर बिजली चली जाए रात को, अचानक घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तो आपको अपनी बहुत फेवरेट चीज भी उठाने में मुश्किल हो जाता है कि वहां से उठा के लाओ, आप 4 जगह टकराएंगे तब कहीं जाके पहुंच पाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो आंखें बंद करके अपने घर का काम कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है उनको थोड़ी सी रोशनी तो चाहिए होती है। तो सबसे बड़ा दुश्मन है कि हम देख नहीं सकते, अंधेरे में देख नहीं सकते। और सबसे बड़ा अंधेरा क्या? हमारा भविष्य, उसको तो हम देख ही नहीं सकते बिल्कुल भी। नोबडी कैन सी द फ्यूचर। कितने बड़े बड़े ज्योतिषी भी हैं, वो भी स्टैटिस्टिकली कहते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो हम अपने कल को नहीं देख सकते, कल हमारा अंधकार में है। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अंधेरा है। और अंधेरा किस चीज का हो सकता है? फिजिकल डार्कनेस और अज्ञान का अंधेरा, लैक ऑफ नॉलेज का, भाई कल का कुछ पता ही नहीं है, या छोटी सोच का अंधेरा भी। समटाइम्स वी थिंक वेरी स्मॉल, वी कांट थिंक बिग।
हम छोटी छोटी बातों में झगड़ेबाजी में पड़े रहते हैं, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं कि इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, ये मेरे सामने से ऐसे क्यों निकल गया, इसने मेरे सामने, किसी भी तरह की बात हम सेल्फिशनेस से, तो आई थिंक आप हमेशा ही विनर हो, यू आर ए सुपर विनर, आप कभी भी हार नहीं सकते। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि इसको बंद करूं, क्योंकि गौरव जी ने कुछ मुझे वार्निंग दी नहीं थी। मैंने गौरव जी को हमेशा रिक्वेस्ट किया हो कि आप 45 मिनट में वार्निंग दे दिया करो। तो मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा। अब वेस्टीज कंपनी ने आप लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार दिए हुए हैं। अब आपने हथियार क्या है आपके? सबसे पहले आपको एक प्लान दिया गया कि बिजनेस प्लान है, उस प्लान के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, उस प्लान को रट लीजिए और उस प्लान को हथियार मानकर आगे बढ़िए। आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स दी हैं कंपनी में, उन प्रोडक्ट्स में आपके पास किचन की मटेरियल से लेके, कुकिंग मीडियम से लेके, लॉन्ड्री से लेके, पर्सनल हाइजीन, होम हाइजीन तक हर किस्म की प्रोडक्ट्स आपको दी हुई हैं। आपको सेल्यूलर न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए, CNT सेल्यूलर नरिशमेंट ट्रीटमेंट के लिए हजारों किस्म की आपको न्यूट्रिशियस डाइट सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह के जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और एक ब्रह्मास्त्र आपको दिया हुआ है। ब्रह्मास्त्र किस रूप में? प्योरीफायर के रूप में, एयर प्योरीफायर के रूप में। आज एवरीबॉडी सफरिंग फ्रॉम एयर पोल्यूशन। हर घर में किसी ना किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किसी को छींकियां आ रही है, किसी को खांसी आ रही है, किसी को सांस नहीं लिया जा रहा, किसी को दमा है, किसी को कैंसर तक फैल रहा है। तो इन सारी बीमारियों से बचने के लिए अगर आपको प्योर ऑक्सीजन घर में मिल रही है, अगर आपके घर में ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो रही है, अगर आपके घर के वायरसेस और बैक्टीरिया और पैथोजेंस मर रहे हैं, तो उससे बढ़िया आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो आपके पास इतने सारे उन्होंने हथियार दिए हैं, इन सब हथियारों को लीजिए, आगे बढ़िए, टीम के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के साथ जुड़े रहिए और इस अंधेरे को दूर कीजिए। आप हैरान होंगे, जब पुराने जमाने में रोशनी के लिए दिया जलाया जाता था, माचिस के साथ दिया जलाया जाता था, तो दिया रोशन किसके लिए करते थे? कोई आया जी दिया जलाओ, उनको रास्ता मिले, रोशनी मिले। लेकिन जब दिया जलता था, सबसे पहले आपके मुंह में चमक आती थी, आप चमकते हो सबसे पहले। आज भी आप कभी मिसाल जलाओगे, दिया जलाओगे, घर के बाहर का लैंप जलाओगे, लालटेन जलाओगे, आपके चेहरे पे चमक सबसे पहले आएगी। तो दूसरों के बारे में सोचिए, आपके अंदर चमक आएगी। यू विल बी ए विनर एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। आपका टाइम ज्यादा ले लिया गौरव जी, एक्सट्रीमली सॉरी। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू।